नमस्कार, स्वागत है आपका रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे हैं अपने एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पे, जो कि मैथ्स के रहते हैं। और इनके अलावा अदर सेशन भी लिए जा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री पॉलिटी से भी लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। एक से एक बेहतरीन क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो चलिए, आज ही हमारा 9th डे है, हम क्लासेस की स्टार्टिंग करते हैं। टुडेज डेट इज 19th December 2023। तो पहला हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 3/7, 3/4, 7/8 और 9/20 का HCF निकालना है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिया 3/4, ठीक है, 3/4, ठीक है, कॉमा 7/8 और दिया है 9/20, इनका HCF हमें निकालना है। HCF निकालने के लिए दो टर्म्स आपको याद करने पड़ेंगे। पहला ये कि ऊपर वाली संख्याओं का और नीचे वाली संख्याओं का, जिन्हों हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और जो डिनोमिनेटर्स होती है इनका LCM निकालना पड़ता है। तो ऊपर वाली संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास? 3 है, ठीक है, 7 है और 9 है। इनका क्या निकालना हमें? इनका निकालना है हमें HCF। और जो नीचे दी हुई हैं यह है 4 है, ठीक है, 8 है और 20 है। इनका हमें निकालना है LCM। एक्चुअल में LCM और HCF आपको निकालना आता है। अगर नहीं आता तो इससे पहले के सेशन में मैंने आपको बताया है, उसे मस्ट विजिट करिए। तो चलो एक बार मैं फिर से यहाँ पर ट्राई करवा देता हूँ। तो ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इनका निकालना होता है HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, और इसका होगा महत्तम समापवर्त, और इसका होगा लघुत्तम समापवर्त यानी LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। तो नीचे वाली संख्याओं का LCM, ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालना है हमें। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि HCF हम निकालेंगे कैसे? HCF कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा? सॉरी, कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर्स में, जैसे कि नंबर्स हमारे पास 3, 7 और 8, 9 दिया है, इसमें से कोई भी नंबर हमें कॉमन नहीं दिख रहा। हाँ, 3, 9 कॉमन है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसका हम HCF इसीलिए 1 कंसिडर करेंगे। HCF 1 और LCM, इन तीनों का क्या आएगा? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो, 4, 8 और 20 दिया है। जब इसका आप LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस तरह से। इसका LCM, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो 2 से करेंगे, 2 दूने 4, ठीक है, 2 चौके 8 और 2 पंचे 20। हमने क्या देखा यहाँ पे? 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है, और ये 5 का 5 हो जाएगा। हमने क्या देखा? 2, 2, 2 और 5, 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 20, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो 2 दूना 4, दूना 8, 8 पंचे 40, तो 40 हमारा क्या निकल के आ गया? इसका LCM। तो 40 क्या है? इसका LCM। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इनका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। सो 1/40 इनका HCF है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1/40 है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आंसर इसका 1/40 है। तो कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चंस दे दिए जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकलेगा फ्रैक्शन फॉर्म में, और जो नीचे दे रखी है इनका LCM निकलता है। आई होप ये प्राइम फैक्टर्स मेथड से आपको इनके फैक्टर्स निकालने भी समझ में आए होंगे। चलिए बात करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमने इससे डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लेकिन आज का क्वेश्चन थोड़ा सा उससे डाइवर्ट है और ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। SSC GD में पूछे गए हैं और ये UPP कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं। तो चलिए, और SSC ने तो उसे GD के अलावा अधिकतर और भी क्वेश्चंस और भी एग्जाम्स में इन्हें पूछा ही पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं इनसे। क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 50% लाने के बाद भी वो 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में दिया, लेकिन दूसरा उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं, उसे उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक अंक मिलते हैं। एक जो कि जिसको 50% मार्क मिलते हैं, 100 अंकों के कारण फेल हो जाता है, और एक जिसको मिलते हैं 30% अधिक अंक मिलते हैं, यानी 78% मिलते हैं, उसे 30% अधिक मिल जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक उम्मीदवार है जो कि 50% अंक प्राप्त करता है। हमें ये सब समझने से पहले एक चीज़ जरूरी है समझ लेना कि जो टोटल मार्क्स होंगे ना, वो कितने होंगे वो समझ लेना जरूरी है। इज इक्वल टू 100x,
ठीक है। टोटल मार्क्स ये 100x होंगे ही होंगे, इनको में चेंजेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 50% अंक प्राप्त करता है, 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि उसका पासिंग मार्क्स भी हम बता देंगे। 50% लाने के बाद भी 100 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि पासिंग मार्क्स भी उसका कुछ ना कुछ रहा होगा। तो पासिंग मार्क्स जिसको हम लिखेंगे पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 50% लाने के बाद भी वो 100 अंकों से अनुत्तीर्ण। इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर कोई फेल हो रहा है जितने मार्क्स से परसेंटेज में लाने के बाद जितने मार्क्स से फेल हो रहा है वो हम उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो 50% प्लस 100 अंकों से फेल हो रहा है तो 100 अंक हम इसमें ऐड कर देंगे, ये इसका पासिंग मार्क्स होगा, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ओके अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन दूसरा उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं उत्तीर्ण अंकों से 30% अधिक, यानी उत्तीर्ण अंक इतना है यानी पासिंग मार्क्स इतना है, इससे 30% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो 30% अंक इससे अधिक प्राप्त करता है 50%, ठीक है, प्लस 100, इससे 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। कोई भी चीज़ 100 होती है, अगर अधिक है तो यानी कि 100 प्लस करेंगे कितना 30%, तो यानी 130/100 इज इक्वल टू कितने 78%। अब हम 78x, हम इसको x कंसीडर करते हैं 78x। अब 50% को भी हम परसेंट की जगह पे हम यहाँ पर x कंसीडर कर लें। आई होप कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे परसेंट की जगह पर हमने x कैरी कर लिया। अगर इधर परसेंटेज हटेगा डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो डिनोमिनेटर इधर भी कट सकता है, अदरवाइज x भी रख ले तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। 50। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ वैल्यू जो कट रही है 0 से 0 काट कर देंगे, 13 छंग 78, ठीक है, तो 6x बचेगा। तो 50x, एक चीज़ देखना 50x प्लस करेंगे कितना 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60x। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो 100 इज इक्वल टू कितना होगा 10x, ठीक है, 10x हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि पासिंग मार्क्स था 100x, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10x की वैल्यू इतनी है 100, तो 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1000। पासिंग मार्क्स उसका कितना था 1000 हो जाएगा। पासिंग मार्क्स कितना था उसका 1000 उसका पासिंग मार्क्स था। क्वेश्चन में पूछा गया अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक थे उसके पास 100x की वैल्यू यानी कि 100 इंटू एक्स 10 यानी 100 और कितना हो जाएगा 1000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास दिया है ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यानी कि वेतन यानी कि उनकी सैलरी जो है, मतलब उनकी जो इनकम है, इनकम का अनुपात दे रखा है हमारे पास में, और उधर हमारा व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर भी दे रखा है और उनकी इनकम भी दे रखा है, एक्सपेंडिचर भी दे रखा है। तो इनकम का जो रेशियो दे रखा है 4:5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:6 दे रखा है, 5:6 दे रखा है। फिर कहा जा रहा है यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 रुपये बचाते हैं, यानी कि सेविंग कैसे निकलेगी, जितना कमाते हैं उससे माइनस कर देंगे क्या, तो उसकी एक्सपेंडिचर यानी उसकी खपत को, तो बचत निकलेगी। मान लो अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये आपकी अर्निंग होती है और उसमें से आप 50 रुपीज़ अदर चीज़ों पे आप खर्च कर देते हो, तो आपके पास जो बचेगा वो माइनस करके ही बचेगा, वो आपकी सेविंग होती है। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें तो काफ़ी इजी हो जाएगा। अच्छा, बचाते कितना है, ये बचाते हैं 200 और ये बचाते हैं 300, है ना, ये बचाते हैं 200 और ये बचाते हैं 300। यहाँ पर एक बात समझने की है, वो क्या है, इनका हम रेशियो से कर रहेंगे तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से कर पाएंगे हम इसको, ठीक है। तो समझिए, तो 5 से 25 करेंगे, 25 माइनस 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 1। अब इसे देखेंगे, हम इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समझेंगे थोड़ा सा कि 5 थे 1500, ठीक है, 1500 माइनस कितना 6 दूना 1200 इज इक्वल टू 300। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी का वेतन निकालना हमें। बी मतलब ये ए है और ये है बी, ठीक है, ये ए है और ये है बी। बी का रेशियो निकालना हमें। बी का रेशियो कितना है इनकम, यानी कि बी का जो है हमें वेतन निकालना है। बी का वेतन कितना है, यानी कि 5 की वैल्यू क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि 1 यूनिट की हमें 300 वैल्यू दे रखी है। 1 पॉइंट की वैल्यू 300 है, मतलब 1 पॉइंट यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 300
₹300 है। तो हमें निकालनी कितने की है, 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 300 इंटू 5 इक्वल्स टू 1500। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछे जाने वाले हैं और लगातार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर यहाँ पर एक भी आपसे पूछ लेता कि ए का वेतन बताओ, तो हम ए का वेतन बताने के लिए हम इसको 5 से नहीं फिर 4 से मल्टीप्लाई करते। तो 4 हैं 1200 इसका ए का वेतन निकाल के आता। लेकिन बी का वेतन जो आया वो आया, बी का जो वेतन आया है, बी का वेतन आया 1500। आई होप ये क्वेश्चन एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से है, रेल वाला है। ये कह रहा है 190 मीटर और 195 मीटर की लंबाई की दो रेलगाड़ियां ए और बी समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर पर घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। इसको सबसे पहले में समझना ये पड़ेगा। कहा जा रहा है कि दो हैं ट्रेनें, एक है ए एक है बी। ठीक है, अब ये एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। इसको पहले ऐसे समझेंगे, अगर कोई भी ट्रेनें समानांतर यानी एक दूसरे की तरफ अगर इस डायरेक्शन में चलती हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक ट्रेन ये है और एक ये ट्रेन है। अगर ये एक पास से एक ही स्टेशन से अगर अलग अलग चलती हैं इस तरह से, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो माइनस होगी। लेकिन अगर यही एक पास में है, ठीक है, अगर यही इतनी दूर में है और अगर अब ये एक दूसरे की तरफ चलती हैं ऐसे, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो ऐड होती है। स्पीड हो डिस्टेंस हो ऐड होती है। क्वेश्चन में कहा गया 190 मीटर और 195 मीटर की लंबाई की दो ट्रेनें ए और बी, ये है ए और ये है बी। ठीक है, एक ये ट्रेन है ए पे है और एक ट्रेन है बी पे। एक ट्रेन ए है, हमने इसको एक ट्रेन ए माना, हमने इसको एक ट्रेन बी माना। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 190 मीटर और 195 मीटर, तो ये है 190 मीटर, ए को हमने मान लिया 190 मीटर, 190 मीटर और बी को हमने मान लिया 195 मीटर, 195 मीटर। एक दूसरे की तरफ चलती है, मतलब ये भी इधर की तरफ मूवमेंट करेगी और ये वाली ट्रेन भी इधर ही मूवमेंट करेगी। अब स्पीड भी दे रखा है, कहा जा रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, 50 kmph की स्पीड से, और दूसरी 76 kmph की स्पीड से चल रही है। इस इधर चल रही है और ये वाली ट्रेन इधर चल रही है। समझना यहाँ पर ये है, कहा जा रहा है तो एक दूसरे से कितने समय में पार कर जाएंगी, यानी हमसे पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। मैंने बताया ना आपको कि अगर स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो, अगर एक दूसरे के सामने स्पीड ऐसे हो, या फिर अगर दोनों ऐसे चलती हैं, दोनों एक ही साथ में चलती हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो माइनस होगी। अगर अपोजिट चल रही है, इस तरह से चल रही है एक दूसरे की तरफ, ठीक है, तो इसमें प्लस होती है। तो हमें पता है जो टाइम होता है, टाइम निकालना हमें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई होप ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। डिस्टेंस कितना है, यानी दूरी इनके बीच की कितनी है, ये d1 है, ठीक है, और ये d2 है, ये है d2 एंड ये है s1 है और ये है s2। हम इसमें से किसी को भी कंसिडर कर लेंगे। तो समझो पहले, सबसे पहले में से सॉल्व कैसे करते हैं। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस दे रखी है 190 और 195। जब इनका सम करेंगे तो आएगा 5 और 9 9 18, 8 1 1 2 1 3, 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर अपॉन, ये तो डिस्टेंस हो गई ना। अब स्पीड देखो 50 और 76, यानी कि 6 आएगा यहाँ पे, और 7 7 5 12, यानी कि 126 ही आएगा। समझने के लिए एक सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये है, टाइम हमारे जो स्पीड दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स में, जबकि हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसके वो सारे के सारे सेकंड में है। कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर से सेकंड में जाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, इंटू 5/18, 5/18 से। कैसे करेंगे अब इसे, देखो कुछ वैल्यू जो कि यहाँ से कट जाएं, 18 की टेबल अगर हम कट करते हैं तो 18 1 जा 18 और 18 7 जा 126, ठीक है, काट पाएंगे यहाँ से। अब देखो कुछ वैल्यू यहाँ से अगर कट हो रही है तो कट करिए, तो 5 1 जा 5, 5 से कट हो जाएगी, 5 1 जा 5,
5 सत्ते 35, ठीक है, और यहाँ पर बचता है 5 सत्ते 35, 77। तो 77/7 को जब हम करेंगे सॉल्व तो 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 सेकेंड। 11 सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था समय कितना लेंगी, तो समय लेगी 11 सेकेंड। 11 सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो कि हम करवा रहे हैं कोई भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको एक बार रिवीजन इनका जरूरी, साथ साथ इनका रिवीजन भी करते रहें और इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है रूट, स्टार्टिंग करेंगे इसकी, ठीक है। रूट ब्रैकेट स्टार्ट होगा 3, ठीक है। उसके बाद में है प्लस रूट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे पास है 27 प्लस, उसके बाद में फिर से रूट, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, प्लस है 73 प्लस, उसके बाद में फिर से रूट स्टार्ट करेंगे 64 रूट 64, ठीक है। उसके बाद में हम क्लोज कर देंगे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब क्वेश्चन को समझना थोड़ा, यहाँ पे रूट नहीं है, अब क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, वो ये है समझना इसे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला तो तरीका ये है, जिसका रूट दिया उसको पहले सॉल्व आउट करिए। इसका मतलब है 64 यानी 8 है ना, 8 है, 8 को 73 में ऐड करेंगे, यानी 73 प्लस 8, क्योंकि 8 8 जो 64, तो 73 प्लस 8 जो होगा वो हो जाएगा इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है। बाकी बचा हुआ 27 जो है, अभी 27 वैसे ही रहेगा और यहाँ पे रूट रहेगा इसके ऊपर, और प्लस 3 रूट वैसे ही है, प्लस 3 रूट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। 73 यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, 73 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 81, तो 81 को हम 81 लिखेंगे, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, 81 रूट लगाएंगे इसके ऊपर, 81 के ऊपर हम लगाएंगे रूट, ठीक है। प्लस कितना है 27 और 27 हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट में, रूट लगाएंगे, प्लस हो जाएगा √3। आप देखिएगा 81 यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81 प्लस 27, ठीक है। तो 9 प्लस 27 हमने देखा कि 9 ये है और 27 ये है, तो 9 प्लस 27 जब हम इनको 27 प्लस 9 ऐड करेंगे 36, ठीक है, प्लस 3 रूट रहेगा इनके ऊपर, तो 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9, और रूट तो रहेगा ही, √9 इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास क्या आएगा 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, तो 3 इसका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर इसका 3 है। आई होप ये सारे क्वेश्चन जो कि आज हमने किए हैं ये आपको समझ में ही आए होंगे, और इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से अपने कॉपी में कहीं ना कहीं नोट कर रहे होंगे। ये सारे मैंने जैसा आपसे पहले प्रॉमिस किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट क्या कहना है इनको, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, है ना। तो ठीक है, बाकी मिलते रहते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।